Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आप सभी को तो सूचना मिल ही गई होगी कि पीजी के डेट तो क्लियर हो ही गए हैं, जीआईसी के भी हो गए हैं और साथ ही साथ अब हायर के भी डेट आ गए हैं। और एक अच्छी बात है कि नेट के भी डेट क्लियर हो गए हैं। अगस्त और सितंबर तक उसके भी एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन एक साथ हैं और सब्जेक्ट सिर्फ एक ही पढ़ना है। सोशियोलॉजी पढ़ें तो सब चीज़ आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज़ को भी पढ़ा जाए। एमसीक्यूज़ शुरू करने से पहले पुराना जो एमसीक्यूज़ था पिछली बार का, उसके आंसर को हम लोग समझ लें। उसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, इसे हमें मैचिंग करना था। पहला क्या है, जोखिम भरा समाज। जोखिम भरा समाज की बात उल्रिच बेक महोदय करते हैं। भगोड़ा समाज एंथनी गिडिंग्स कहते हैं। आधुनिक समाज की ये लोग विशेषताएं बताते हैं। आधुनिक समाज उल्रिच बेक आधुनिक समाज को जोखिम भरा समाज कहते हैं। वहीं गिडिंग्स आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज कहते हैं, ये भगोड़ा होगा। और मैक्स वेबर आधुनिक समाज को तार्किक समाज कहते हैं, नौकरशाही की अवधारणा देते हैं। और वहीं हिगल महोदय नागरिक समाज कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। तो 15 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ सी। 15 का आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, सी। नेक्स्ट आज का जो एमसीक्यूज हम लोग शुरू करें, एमसीक्यूज 58। इसके अंतर्गत हम कुछ आधुनिकता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, कुछ संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो वीकर सेक्शन से रिलेटेड हैं। कौन कौन से संविधान बने हुए हैं, जो एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप संविधान को पढ़ लें तो यह आपको समाजशास्त्र में भी काम आता है और आपको जीएस में भी काम आता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आते ही हैं। फर्स्ट पेपर जीएस में भी आता है और आपका जो मेन सब्जेक्ट का पेपर होता है उससे भी इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज 58 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन तत्व आधुनिक समाज से संबंधित हैं। ए, संविदात्मक एवं अनौपचारिक संबंध। बी, श्रम विभाजन लौकिक विचार। सी, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण। डी, उपरोक्त सभी। तो अगर हम देखें संविदात्मक और अनौपचारिक संबंध, संविदात्मक अनौपचारिक संबंध क्या है, आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है, औपचारिक संबंध होते हैं। बी, श्रम विभाजन एवं लौकिक विचार। अगर हम देखें तो श्रम विभाजन तो पाया ही जाता है आधुनिक समाज में, हर चीज़ का विशिष्टीकरण है यहाँ पे। और लौकिक विचार अर्थात जहाँ तार्किकता होती है वही आधुनिक समाज कहते हैं, उसे ही हम आधुनिक समाज कहते हैं जहाँ तार्किकता होती है। सी, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण, यह भी आधुनिकता के अंतर्गत आता है। डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा क्योंकि एक गलत हो गया हमारा, तो यहाँ 4D भी गलत हो गया। और नगरीकरण औद्योगिकरण और लेकिन हमारा सही आंसर और सटीक आंसर हमारा क्या बैठता है, लौकिक विचार ही मुख्य रूप से आधुनिक समाज का विशेषता होता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, बी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल अर्थात स्पेस के प्रवाह की संकल्पना दी है। ए, गोल्डनर। बी, टॉफलर। सी, गिडिंग्स। डी, एम कैसल्स। तो देखें स्पेस ऑफ फ्लो की अवधारणा मैनुअल कैसल महोदय देते हैं। किसकी अवधारणा याद रखिएगा, स्पेस ऑफ फ्लो, क्योंकि हिंदी कई तरह के होते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में याद रखिएगा स्पेस ऑफ फ्लो की अवधारणा कौन देता है, मैनुअल कैसल महोदय देते हैं। तो 2 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। उसी का हिंदी शब्द है ये अंतराल स्पेस की प्रवाह। तो 2 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा अर्थात गेम के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है। ऑप्शन है ए, डेनियल बेल। बी, माल्कम वाटर्स। सी, हैरोल्ड गारफिंकल। डी, टालकट पार्सन्स। तो अगर
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ उत्तर औद्योगिक समाज की बात कर रहे हैं और जो सूचना पर आधारित होता है बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है। तो सूचना समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, इन सब की बात कौन करता है? डेनियल बेल महोदय करते हैं। तो 3 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टालकट पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से लागू होंगे? यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें बताना है कि यह पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए वो कौन कौन सी विशेषताएं बताते हैं। तटस्थता, दूसरा है विशिष्ट परकता उपलब्धि, तीसरा सर्वपरक उपलब्धि, चौथा सामूहिकता। तो अगर देखेंगे तो ये पार्सन्स महोदय तटस्थता और सर्वपरक उपलब्धि की बात करते हैं, औद्योगिक समाज के लिए पे लागू होता है। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3। 4 का आंसर हमारा हो गया ए, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण, ये जो शब्द है अर्थात आधुनिकीकरण में जब प्रौद्योगिकी जुड़ जाता है अर्थात अत्यधिक जिन चीज़ों से हमारे काम सरल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, उद्योगों में जो प्रयोग होते हैं मशीनों के रूप में, वो प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो इसके आने से क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? ए, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, बी, श्रमिकों का विस्थापन, सी, बाल श्रमिकों की वृद्धि, डी, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। तो क्या होगा जब अधिक से अधिक मशीन लगेंगे, अधिक से अधिक उद्योग होंगे तो क्या होगा? श्रमिकों का विस्थापन होगा। तो जब अधिक से अधिक मशीन लगेंगे तो उसका क्या होगा? तब लोगों की संख्या, मजदूरों की संख्या कमी होगी, श्रमिकों का विस्थापन होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? 5 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण संबंधित 2 विचार दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला, कृषि के क्षेत्र में, यहाँ कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। बिल्कुल सही है। कृषि के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो पहले क्या निर्वाह खेती थी, अब क्या है? व्यवसाय की दृष्टि से कृषि किया जाता है। तो ये भी सही है, पहला सही है। दूसरा देखें, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि मानव शक्ति के जगह पे अब क्या है? मशीनों का उपयोग हो रहा है उद्योग के क्षेत्र में। तो यही आधुनिकीकरण है। तो पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ 6 का? हमारा आंसर बनता है यहाँ सी। 1 और दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को तो भारतीय संविधान की बात है और संविधान में जरूरतमंदों की या वृद्ध जनसंख्या, उनके साथ साथ जो वृद्ध जनसंख्या उनको सहायता करने की बात है, सहायता करने की बात है, जो कि राज्य की भूमिका अर्थात राज्य जरूरतमंदों की या वृद्ध जनसंख्या की कैसे सहायता करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सहायता करते हैं, उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये जान लें, राज्य की बात है तो राज्य की बात हमारे संविधान में भाग 4 में की गई है, भाग 4 में की गई है, जिसमें आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक होते हैं, अर्थात 36 से 51 इसमें अनुच्छेद होते हैं। और इसका आपको फॉर्मूला हो जाएगा सेब्जम वसी वनानशी, सेब्जम वशी वना नसी। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है और इस शॉर्ट फॉर्म से इसके यहाँ आर्टिकल शुरू होता है 38 से, यहाँ 38 से आर्टिकल शुरू होता है।
तो एस से हो गया सोशल सिस्टम के बारे में बात करता है राज, ई से इक्वलिटी की बात करता है, बी से विलेज अर्थात ग्राम पंचायतों के गठन की बात होती है, और जी से गवर्नमेंट हेल्प की बात होती है। तो अगर यह 38 से शुरू होता है तो 38 के बाद 39, 40, 41, जी से गवर्नमेंट हेल्प आ गया है। यहाँ पे क्या है, सहायता करने की बात है, तो अर्थात हमारा आंसर निकल गया यहाँ क्या, 41, 38, 39, 40, 41। तो यहाँ हमारा आंसर पहले देख लें, आंसर हमारा 7 का हो गया सी। आगे मैं शॉर्ट में बता दूँ, एम से हो जाता है मैटरनिटी, प्रसूति से संबंधित, छुट्टियाँ देना, काम में न्याय संगत दिखलाना। डब्ल्यू से हो गया आपको वेज अर्थात निर्वाह मजदूरी की बात करते हैं। सी से हो गया आपको सिविल कोड, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो यहाँ हो गया आपको 42, तो ये हो गया 43, 44। ई से हो गया आपको एजुकेशन, 6 से 14 साल को निःशुल्क शिक्षा की बात होती है यहाँ। फिर डब्ल्यू से हो गया यहाँ वीकर सेक्शन 46, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ जो 46 अनुच्छेद 46 है ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार आता है। और एन से हो गया न्यूट्रिशन अर्थात जीवन स्तर की बात होती है। ए से हो गया एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट की बात होती है इसमें। एन से हो गया जो कि अनुच्छेद 49 यहाँ हो जाता है, ये नेशनल अर्थात राजकीय जो महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, उनका संरक्षण की बात है। और न्यायपालिका और न्यायपालिका के सेपरेशन की बात 50 में की जाती है, और 51 में इंटरनेशनल शांति सुरक्षा की बात की जाती है। तो हमारा यहाँ 38 से लेकर 51 तक कंटिन्यूअस है, और इसका सूत्र हो गया सेब्जम वसी बनारसी भाग 4 का यह फॉर्मूला हो गया। आपको हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए 7 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन राज्यों संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है? ए गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, डी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, डी हरियाणा, पंजाब और पुडुचेरी। तो अगर हम देखें तो इसका भी फॉर्मूला है, किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है, तो इसका आपको हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हज जीपीएस। हरियाणा, जम्मू, गोवा, पंजाब और सिक्किम। पुडुचेरी ये पुरानी जनगणना के हिसाब से पुडुचेरी इसमें जुड़ा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो हज जीपीएस इसमें है। यहाँ क्या है, यहाँ एसटी समुदाय नहीं है, यहाँ एसटी समुदाय नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें से मुख्य रूप से क्या निकला, हरियाणा और पंजाब। तो हमारा आंसर 8 का बन जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंधित है? 16(4). अब 16(4) की बात आ गई भारतीय संविधान में, तो हमारा ह्यूमन राइट्स जो है, मौलिक अधिकार है, वो क्या है, भाग 3 में आता है। ह्यूमन राइट्स हमारे भाग 3 में आता है, और इसमें 12 से लेकर 35 अनुच्छेद होते हैं। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद होते हैं। अब यहाँ इस अर्थात यह क्या है, ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आ गया, क्योंकि ये 16 नंबर पे 16(4) है। पहले क्या था, हमारे ह्यूमन राइट्स तो पहले थे वो 7 थे, अब 6 हो गए। एक संपत्ति का है, उसे हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, उसे कानूनी में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ हमारे मौलिक अधिकार में 16(4) किसकी बात करता है, ये हमें बताना है। तो 14 से लेकर 18 तक अगर देखें, 14 से लेकर 18 तक ये अधिकार हमें इक्वलिटी, समानता की बात करता है, समानता की, ठीक है। तो अब हम देखें इसी के अंदर हमारा आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए समाज के समस्त सदस्यों को विधि के समक्ष समानता, बी सारी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को अनिवार्य तथा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, सी पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्ति या पदों का आरक्षण, डी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सभी विषयों में विशेष सुरक्षा। तो यहाँ क्या है,
लोक नियोजन की बात होती है, अर्थात पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्ति या पदों का आरक्षण की बात हो जाती है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सी। इसी के अंतर्गत 16(4) आर्टिकल के अंतर्गत ही लोगों को, नागरिकों को नियुक्ति या पदों में आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ हमारा 14 से लेकर 18 इसके बीच में ही हमारी समानता का अधिकार है, इसके अंतर्गत ही ये आता है। तो 9 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 2 कॉलम दिए हैं, हमें बताना है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण, अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, जन्म स्थान, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध। तो यहाँ अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 15 भेदभाव से संबंधित है। तो हमारा फर्स्ट का मैचिंग क्या हो गया यहाँ 3, जन्म स्थान, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म आधारित भेदभाव पर प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुच्छेद 330 बताता है कि लोकसभा में SC ST के लिए स्थान का आरक्षण की बात होती है। तो बी का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ 4। याद रखिएगा 30 में लोकसभा के लिए होता है, 32 में राज्यसभा के लिए होता है। और देखिए अब अनुच्छेद 46, अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था सेब्जम वसी वनानसी। तो 46 में क्या आता है हमारा? कमजोर वर्गों के लिए, वीकर क्लास के लिए राज्य जो व्यवस्था करती है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही करती है। तो यहाँ हमारा 46 का क्या हो जाएगा? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। तो यहाँ वीकर सेक्शन को प्रोत्साहन देती है। तो सी का हो जाएगा यहाँ 2। और अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता निवारण की बात करता है। तो यहाँ हमारा डी का हो जाएगा 1। चलिए अब हम लोग अपना आंसर ढूंढ लें। ए का यहाँ हमारा था 3, भेदभाव। अनुच्छेद 15 किससे है? भेदभाव से संबंधित है। तो ए का 3 मिल रहा है। और अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण की बात करता है। तो बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा आंसर यहाँ मिल गया। हमारा आंसर क्या हो गया? डी। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध है? पहला है बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उड़ीसा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध है? जनजाति कल्याण मंत्री का उपबंध किस राज्य के लिए किया गया है? तो वो है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो हमारा 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक अभिरक्षों ने अनुसूचित जनजातियों का वांछित स्तर तक उत्थान नहीं किया है। बिल्कुल सही है। इतना आरक्षण के बाद भी जो उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? जनजाति समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान तथा आसक्त हैं कि उन्हें कल्याण योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। यह भी सही है क्योंकि वो इससे दूर भागते हैं। वो अपने पारंपरिक तरीकों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका यह सही स्पष्टीकरण है। इसीलिए इनके उत्थान में ये पीछे हैं। इतनी योजनाओं के बाद भी इनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। तो 12 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद यह व्यक्त करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों एवं जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ क्या है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों अर्थात सरकारी नौकरी जो है, सरकारी सुविधाएं हैं, उनमें क्या है, जनजातीय सदस्यों के दावों का प्रशासन दक्षता बनाए रखने हेतु अर्थात सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335 और डी अनुच्छेद 337। तो अगर हम देखें तो अनुच्छेद 335 सरकारी सेवाओं में पदों पे आरक्षण की बात करता है अनुसूचित जाति और जनजातियों की। तो 13 का हमारा आंसर हो जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जनजाति विकास के लिए के निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। जनजाति के विकास के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ए, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों पर UN ढेबर आयोग। दूसरा, जनजाति क्षेत्रों के विकास पर कार्यबल प्रोफेसर विद्यार्थी समिति। तीसरा, जनजाति विकास कार्यक्रमों पर पी-सील आयोग। चौथा, बहुउद्देशीय जनजाति विकास प्रखंडों पर वेरियर एल्विन समिति। ये कुछ समितियों के आयोग के नाम हैं और उपरोक्त उपायों का सही कालानुक्रम क्या है? हमें सीक्वेंस बताना है कि कौन से कब हुआ था, जनजाति क्षेत्रों के से संबंधित हैं। तो हमारा 14 का आंसर क्या होगा? यहाँ सबसे पहले आया सीला आयोग 3, फिर उसके बाद होगा आपको ढेबर आयोग 1, उसके बाद होगा एल्विन समिति का आयोग 4 और फिर होगा 2। तो हमारा आंसर 14 का क्या बन गया? यहाँ 14 का आंसर हमारा हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने काला कालेकर आयोग का गठन कब किया था? खैर, तत्कालीन राष्ट्रपति ये पुराना क्वेश्चन है तो तत्कालीन राष्ट्रपति शब्द तो नहीं होगा, लेकिन आप ये बताएंगे कि काला कालेकर आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है सन 1952, बी सन 1653, सी सन 1954, डी सन 1951। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर का रिप्लाई का आप लोगों का वेट रहेगा। तो आज का जो MCQs है वह संविधान से भी संबंधित था, बहुत सारी इसमें आपको सूत्र के माध्यम से मैंने संविधान को समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। आई थिंक ये MCQs आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इसको ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।